बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शिद्दत से मतलूब हिडमा समेत 6 नक्सलाइट्स को ठीक है आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नक्सल फ्री इंडिया मुहिम को मिली एक और बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ और आंध्रा बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शिद्दत से मतलूब हिडमा समेत 6 नक्सलाइट्स को सिक्योरिटी फोर्स ने किया ढेर। हिडमा पर था 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुकाम वाक़े से 247 AK और 1 INSAS राइफल, 1 पिस्तौल और दीगर हथियार बरामद। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के खुदकुश हमलावर के शरीक साजिशी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन के लिए NIA की तहवील में भेज दिया। इसी दौरान ED ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे वाबस्ता लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। बिहार में हुकूमत साजी को लेकर दिल्ली से पटना तक मीटिंगों का सिलसिला जारी। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास पटना में होगा कल। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया मरकजी मुबस्सिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 6ठा नेशनल वाटर अवार्ड किए पेश। पानी को अहम और महदूद कौमी वसाइल के तौर पर तस्लीम करने का किया ऐलान। तवील मुद्दत के लिए पानी की हिफाजत के पायदार इंतजाम के लिए कम्युनिटी की शिराकत दारी को बताया जरूरी। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल का भारत अमेरिका टैरिफ के तिजारती मुआहदे पर बयान। कहा, मुआहदा सिर्फ इसी सूरत में होगा जब ये मुनसिफाना और मुतवाज़िन हो। हुकूमत हिंद किसानों और माहिगीरों के मफादात के लिए है पाबंद अहद। मॉस्को में SCO काउंसिल का इजलास। वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर ने दहशतगर्दी पर कड़ी नुक्ताचीनी की। कहा, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन करेगा इक़दामात। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज अहम कामयाबी हासिल की है। ज़राए के मुताबिक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सरहद पर जारी तसादुम में माओ नवाज कमांडर हिडमा मारा गया है। हिडमा के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 नक्सलियों को भी हलाक कर दिया है। हिडमा के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। इत्तलात के मुताबिक हिडमा कम से कम 26 मोहलिक हमलों का जिम्मेदार था, जिनमें 2013 के दरभावादी कत्ले आम और 2017 का सुकमा हमला शामिल था। हिडमा ने झेराम, बीजापुर और बरकपाल के हमलों की भी क़यादत की थी। दांतेवाड़ा हमला जो हिडमा की क़यादत में हुआ था, उसमें 76 फौजी शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद नक्सल ग्रुप के अंदर हिडमा की हैसियत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि 2019 में रमना की मौत के बाद हिडमा को नक्सलियों का आला कमांडर बनाया गया था। माओ नवाज कमांडर हिडमा तवील अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में था। बदनाम जमाना नक्सली हिडमा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मुकामी लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे सुकमा जिले का सबसे बड़ा आतंकी बुखार, जितनी भी इसको उपाधि दी जाए वो कम है। नक्सली जो रहा है हिडमा, टॉप लीडर था इस क्षेत्र का, और उसको आज जो है अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में उसको मार गिराया गया है। बेहद ही खुशी की बात है। सुकमा जिला वासियों को, हम सभी व्यापारियों को और जो भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं सभी के लिए बेहद खुशी की बात है। अब निर्माण को कोई रोक नहीं सकता, विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये हिडमा का दर्दनाक अंत हुआ है, इसके लिए हम लोग आज सभी लोग मिलकर यहाँ आतिशबाजी कर रहे हैं। आज हमारी वास्तव में दीपावली मनी है। और सिक्योरिटी एजेंसियां दिल्ली बम धमाका केस की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। ये छापे हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला दफ्तर समेत 25 मकामात पर मारे जा रहे हैं। ED सुबह 5 बजे से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों, मुताल्लिका अफराद और इदारों से मुंसलिक मकामात पर दबिश दे रही है।
इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद दहशतगर्दी के मॉड्यूल केस और धोखाधड़ी के इल्जामात के सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को 2 समन जारी किए थे। यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएएसी की तस्दीक के झूठे दावों से मुताल्लिक धोखाधड़ी और जालसाजी के इल्जाम में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली के लाल किला के दहशतगर्दाना बम धमाके की तहकीकात में सच्चाई तह बतह सामने आ रही है। एनआईए ने एक और शरीक मुल्जिम जासिर बिलालवानी उर्फ दानिश को मुजरिमाना साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिनों के लिए पूछताछ के लिए एनआईए की तहवील में भेज दिया। अब पूछताछ में नए हक़ाइक़ सामने आने का इम्कान है। दरियासना जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने आज श्रीनगर, बडगाम और कोलगाम अजला में वाइट कॉलर दहशतगर्दी केस की तहकीकात के सिलसिले में कई मकामात पर छापे मारे। ज़राए ने बताया कि कोलगाम के इलाके बोगाम और श्रीनगर के SMHS अस्पताल में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर फारूक के घर की तलाशी ली गई। डॉक्टर उमर फारूक मुबैना तौर पर छापे के वक्त घर पर नहीं थे। जम्मू कश्मीर पुलिस वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मामले की तहकीकात को तेज कर रही है, जिसमें कुछ मुकामी डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर किया था। इस दहशतगर्द मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों की शनाख्त जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड कारकुनों ने की थी। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में नई हुकूमत की तश्कील को लेकर चहमुगोइयाँ तेज़ होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कल अपने 9 मुंतखब MLAs की मीटिंग में अपने कानून साज पार्टी लीडर का इंतखाब करेगी। पार्टी ने तमाम 89 9 मुंतखब MLAs और 21 कानून साज कौंसिल मेंबरान को मालूमात भेजी हैं। ये मीटिंग बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर के अटल ऑडिटोरियम में होगी और इसकी सदारत रियासती सदर दिलीप जायसवाल करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत ने यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य को मरकजी मुबस्सिर बनाया है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को शरीक मुबस्सिर मुकर्रर किया है। सबकी नज़रें पार्टी के उस अहम इजलास पर मरकूज हैं। मीटिंग के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर और डिप्टी लीडर के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि नई हुकूमत में किन किन बीजेपी लीडरों को नायब वज़ीर आला का ओहदा सौंपा जाएगा। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। बिहार में नई हुकूमत की तश्कील का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग कल पटना में होने वाली है। इससे पहले दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर आज बीजेपी और जेडीयू की अहम मीटिंग हुई। बीजेपी के सीनियर लीडर और कौमी सदर जेपी नड्डा, जेडीयू के वर्किंग सदर संजय झा और मरकजी वजीर दाखिला लल्लन सिंह ने मीटिंग में शिरकत की। इजलास में स्पीकर असेंबली और दीगर अहम महकमों की तकसीम के हवाले से बातचीत की गई। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, झूठे इत्तेहादी शराकतदारों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुज़ाकरात की निगरानी कर रहे हैं। ज़राए बताते हैं कि इन तीनों जमातों के साथ उनकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से मुआहदा तय पाया गया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड कानून साज पार्टी की मीटिंग कल मुतवक्किह है और मीटिंग में कानून साज पार्टी लीडर का इंतखाब किया जाएगा। फिर एनडीए कानून साज पार्टी का मुश्तरका इजलास कल मुनक्किद होगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने कल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और 19 नवंबर को हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया था। एनडीए के इत्तेहादी जमातों ने भी कल अपने कानून साज पार्टी के कायदीन का इंतखाब किया। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राजू तिवारी को अपना कानून साज पार्टी लीडर
लीडर मुंतखब किया, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने प्रफुल्ल मांझी को अपना कानून साज पार्टी लीडर मुंतखब किया है। नई काबीना की हलफबर्दारी की तकरीब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगी। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एनडीए के कई सीनियर लीडरों और वुज़रा की शिरकत मुतवक्की है। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की तारीखी जीत के बाद नई हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने दारुल हुकूमत पटना में वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। जीतन राम मांझी के साथ एचएएम कानून साज पार्टी के लीडर प्रफुल्ल कुमार मांझी भी मौजूद थे। बिहार असेंबली इंतखाबात में जन स्वराज पार्टी के इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शिकस्त के बाद पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर अवाम हम पर एतमाद नहीं करते तो मैं इसकी 100% जिम्मेदारी लेता हूं। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। अगली खबर का रुख करते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज विज्ञान भवन में 10 जुमरों में 46 जीतने वालों में छठा नेशनल वाटर अवार्ड 2024 और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड तकसीम किए। इसमें महाराष्ट्र को बेहतरीन रियासती अवार्ड और छत्तीसगढ़ के राजा नंदगांव को बेहतरीन जिला के तौर पर मुंतखब किया गया। इस दौरान वजीर आबी तवानाई CR पाटिल भी मौजूद थे। प्रोग्राम में सदर जमहूरिया ने दुनिया को ताज़ा पानी की महदूद दस्तयाबी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि पानी का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है और ये हमारे मुल्क के लिए और भी अहम है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 22वें भारत अमेरिका इक़्तिसादी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। भारत अमेरिका तिजारती ताल्लुकात और महसूलात पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत तिजारती शोबे में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मरकजी हुकूमत भारत में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। India's exports continue to grow and will continue to grow in the future. Prime Minister Narendra Modi and his government are a listening government, and a listening government is always engaging with stakeholders to get newer ideas. The effort is to meet all the FDI, FII investors and develop together a journey of higher degree of investments, higher degree of engagement with the investing community across the world, and I'm very confident that some good new ideas will come. भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले मुआहदों के बारे में मरकजी वज़ीर ने कहा कि हम इस मामले पर बहुत जल्द किसी अच्छे फैसले पर पहुंच जाएंगे। We are having very good engagement with the EU, and I'm very confident that in the coming months we should be able to come to a understanding with the EU, subject of course to sorting out some of the last minute or the last mile issues which are currently under negotiation. मॉस्को में SCO काउंसिल के इजलास में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने आलमी अक़वाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की भी अपील की।
We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने SCO में इस्लाहात के एजेंडे की हिमायत की और कहा कि SCO को ज़्यादा लचकदार और साजगार होना चाहिए। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cyber security. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली के रेल भवन में सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे इस्लाहात का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की तरफ से उठाए गए अहम इक़दामात से सीमेंट की नकलो हमल के मैदान में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। टाइम तक किसी भी इंडस्ट्री को अगर जुड़ना होता था रेलवे से तो टर्मिनल बनाना वॉज सच ए बिग हेडेक। 5-5, 6 साल लग जाते थे जस्ट टू गेट द परमिशंस एंड गेटिंग द एंटायर ड्राइंग्स अप्रूव्ड। वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 21 में जो गति शक्ति कार्गो पॉलिसी आई, फिर 22 में उसको रिवाइज किया। उन रिफॉर्म से आज देश में 116 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स बन गए, कमीशन हो गए, रेडी हो गए। और आज की पॉलिसी के बाद में बहुत सारे मल्टी मॉडल सीमेंट कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने पिछले कुछ सालों में रेलवे में होने वाली तरक्की पसंदाना तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे की तकरीबन 100% बर्क़ी हो चुकी है। हाल में 3 या 4 किलोमीटर पर डे के रेट से कंस्ट्रक्शन होता था, आज 13-14 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स पर डे क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। 1300 स्टेशंस को कम्प्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रेलवे हुए फ्रेट कैरिंग में। We surpassed United States of America and we became the 2nd largest freight carrying railway at 1.6 billion tons. और मरकजी वजीर किरेन रिजिजू और दिल्ली हुकूमत के वजीर आशीष सूद ने आज राजधानी दिल्ली में बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कबायली अवाम के हुकूक और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। पीएम मोदी की विजनरी क़यादत में हुकूमत ने सालाना कबायली फ़ख्र का दिन के आगाज़ किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी की क़यादत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती का ये वर्ष लगातार चल रहा है। अब इसको साल भर मनाना है क्योंकि ये 150वीं वर्ष बहुत बड़ा होता है और आदिवासियों में पहले बार महसूस हुआ और हर एक भारतीय ये फील कर रहा है कि आदिवासियों को पहली बार मोदी जी का सरकार ने सम्मान देने का काम किया है, उनका योगदान को पहचाना है। अब उनका जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है।
और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 2025 से 2029 पर कौमी एक्शन प्लान का आगाज़ किया। ये मंसूबा वन हेल्थ अप्रोच के तहत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निमटने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये इंसानों, जानवरों और माहौल में पैथोजेंस के खिलाफ मुज़ाहमत के पैदा होने को रोकने और अद्वियात के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। इलेक्शन कमीशन की एक 4 रुकनी मरकजी टीम मगरबी बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कोलकाता में मौजूद है। ये वफ्द शुमाली और जुनूबी कोलकाता के इंतजामी अहदेदारों से मुलाकात कर रहा है। इजलास की सदारत सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञान भारती कर रहे हैं। यह इजलास SIR के अमल की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि मुर्दा, नकल मकानी करने वाले और साथ में डुप्लीकेट वोटर्स के नाम मुसव्वदा फहरिस्त में शामिल ना हों। इस माह कमीशन का रियासती सतह का ये दूसरा जायजा दौरा है। ये टीम 21 नवंबर तक रियासत में रहेगी और कोलकाता, जुनूबी 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा अजला में SIR की सूरत हाल का जायजा लेगी। इस माह के शुरू में अपने पहले दौरे के दौरान टीम ने शुमाली बंगाल के 3 अजला में पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल में 3 मरहलों पर मुश्तमिल SIR अमल का पहला मरहला 4 नवंबर को शुरू हुआ था। वोटर्स में फॉर्म की तकसीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बूथ सतह के अफसरान के जरिए जमा किए गए फार्मों को डिजिटाइज करने का अमल भी शुरू हो गया है और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्मों को डिजिटाइज किया जा चुका है। 27 अक्टूबर तक रियासत में राय दहिंदगान की कुल तादाद 7,66,37,529 दर्ज की गई थी। SIR का पूरा अमल अगले साल मार्च तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। और बंगाल के सीनियर BJP लीडर दिलीप घोष ने SIR की मुखालफत के मामले पर रियासत की TMC हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद SIR फॉर्म भरेंगी, लेकिन वो सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आम लोग पूरी तरह इस SIR के अमल से बाखबर हैं। दिलीप घोष ने TMC हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। बंगाल में जब से SIR शुरू हुआ उसके पहले से TMC ने कंट्रोवर्सी शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 99% लोगों के पास फॉर्म पहुंचा है। लोग फॉर्म भर के देंगे, ममता बनर्जी भी देंगे जो विरोध करेगी, लेकिन फालतू का कंट्रोवर्सी करके राजनीति का रोटी सेंकने का प्रयास हो रहा है। सामान्य जनता सचेत है, उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप ठीक से करेंगे। दिलीप घोष ने रियासत के SSC भर्ती इम्तिहानात में बदउनवानी को लेकर भी ममता बनर्जी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने TMC हुकूमत पर नौकरियां बेचने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से हज़ारों लोग परेशानी का शिकार हैं, जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है। और BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने SIR पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि अवाम मुसलसल लोगों को निचली सतह की सियासत करने के लिए सज़ा दे रही हैं। इंडिया इत्तेहाद के कुछ रहनुमा आईनी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाला 44वां भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की रिवायत को जारी रखते हुए है। इसका 44वां एडिशन 31 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों समेत 11 ममालिक से 3,500 से ज़्यादा शुरका को राग़िब कर रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतें मुआविन हैं, जबकि झारखंड फोकस पॉइंट है। मेला न सिर्फ मसनूआत बल्कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की इक़्तिसादी उमंगों की भी नुमाइश कर रहा है। ये मेला छोटे प्रोड्यूसरों, रिवायती कारीगरों और नए दौर के कारोबारियों के लिए भारत के सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया है। मिस्र से आए इस्लाम कमाल बताते हैं कि भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला एक काबिल एतमाद आलमी बाजार बन गया है। और तुर्किया से आए अलास कहते हैं कि वो तकरीबन 24-25 सालों से भारत का दौरा कर रहे हैं। पहले वो दूसरे तिजारती मेलों में जाया करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ भारत में नुमाइश लगाते हैं। कोल्हापुर चप्पल बेचने की दुकान चलाने वाले सचिन के लिए ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक सकाफती जगह है जहां विरासत की तारीफ करने और ख़रीदने वाले ख़रीदार मिलते हैं।
मिस्र का संगमरमर हो, थाईलैंड का जेवर हो, महाराष्ट्र का चमड़ा हो या उत्तर प्रदेश की धात, यहाँ की हर नुमाइश तरक्की और जुड़ाव की बात करती है। इस तरह के तिजारती मेलों से न सिर्फ फरोख्त में इजाफा होता है बल्कि ऐसा माहौल भी पैदा होता है जहाँ कारीगरों को पहचान मिले और बरामद कुनंदगान को मुकामी बाजार मिले। अवामी लीग की जानिब से माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को दी जाने वाली सज़ाए मौत के खिलाफ मुल्क गिर मुकम्मल बंद की कॉल के दरमियान बांग्लादेश में हालात पुरसुकून लेकिन कशीदा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े शहरों में सड़कों पर सख्त निगरानी रखी। हसीना के खिलाफ पीर के तारीखी फैसले के बाद किसी तशद्दुद की इत्तला नहीं मिली, जबकि ढाका और दीगर बड़े शहरों में ट्रैफिक कम देखी गई और मुमकिन बदअमनी के खदशे के पेश नज़र लोगों की नकलो हरकत महदूद थी। कई दफातर और तालीमी इदारों में हाजिरी भी कम रही। भारी मुसल्ह पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और नीम फौजी दस्तों ने सरकारी इमारतों, पार्टी दफातर और बड़े चौराहों के इर्द गिर्द 24 घंटे गश्त जारी रखी। दारुल हुकूमत के कई इलाकों में हिफाजती हिसार बरकरार रखा गया, जबकि बैरिकेड और चौकियों पर निगरानी जारी रही। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। गर्मा गर्म पराठा बनाएं, आप खा लीजिए, बहुत टेस्टी है।